चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, निर्मला सीतारमण के पति का इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा दावा। एक जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी बॉन्ड मामला सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि चुनावी बॉन्ड का मामला अधिक जोर पकड़ने वाला है। ये बहुत तेजी से आम जनता तक पहुंच रहा है। अब लोग समझने लगे हैं कि यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। गाजा में युद्ध रोकने का प्रस्ताव यूएनएससी में पास, इनकार करने वाले देश पर क्या एक्शन ले सकती है परिषद। आपको बता दें, पिछले साल 7 अक्टूबर को आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर हमला करते हुए न केवल हजारों जानें ली बल्कि लगभग 250 लोगों को बंधक भी बना लिया। तब से इजराइल हमास को मिटाने पर तुला है। दोनों की लड़ाई का असर गाजा पट्टी पर हो रहा है, जो हमास का हेडक्वार्टर है। सुरक्षा परिषद ने इजराइल और हमास दोनों पक्षों से युद्ध पर तत्काल और स्थायी रोक की बात की है। साथ ही हमास से बंधकों को छोड़ने के लिए कहा है। चूंकि 5 स्थायी सदस्यों में से एक अमेरिका ने वोटिंग नहीं की, लिहाजा ये प्रस्ताव पास हो गए। यहाँ बता दें कि स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। अगर एक मेंबर भी किसी प्रपोजल को मना कर देता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं माना जाता। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का कटा टिकट। एक जानकारी के मुताबिक सुप्रिया श्रीनेत ने पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लड़ा था, लेकिन वह भाजपा के पंकज चौधरी से हार गई थी। इस बार कांग्रेस ने कंगना रनौत पर अपने पोस्ट को लेकर राजनीतिक भंवर में फंसी सुप्रिया श्रीनेत को हटाकर वीरेंद्र चौधरी को इस सीट से अपनी पसंद के रूप में नामित किया है। सुप्रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से सुश्री रनौत की तस्वीर और अपमानजनक कैप्शन के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला गया था। सुप्रिया ने तुरंत स्पष्ट किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक कई लोगों की पहुंच है और उनमें से एक ने अनुचित पोस्ट किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की फिर टिप्पणी, कांग्रेस के फ्रीज खातों पर भी बोला। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर टिप्पणी की है। अमेरिकी राजनयिक को तलब करने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मिलर ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। मिलर ने कहा कि हम इस बात से भी अवगत हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। हमें नहीं लगता कि इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या पहुंची 83%। इस ग्लोबल रिपोर्ट से सामने आई बड़ी जानकारी। आपको बता दें, ILO की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश में कुल बेरोजगार युवाओं में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 2000 की तुलना में अब 2 गुनी हो गई है। साल 2000 में शिक्षित युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों की संख्या की 35.2% थी। वर्ष 2022 में यह बढ़कर 65.7% हो गई है। इसमें केवल उन शिक्षित युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की हो। बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी का पहला रिएक्शन, पीलीभीत से चुनाव लड़ने को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। आपको बता दें, भाजपा से टिकट कटने के बाद मौजूदा सांसद वरुण गांधी का पहला रिएक्शन सामने आया है। वरुण गांधी ने बुधवार को ऐलान करते हुए कहा कि वह पीलीभीत सीट से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा, बिना किसी भेदभाव के अपने निर्वाचन क्षेत्र और उसके लोगों की भलाई और कल्याण के लिए किए गए मेरे सभी ईमानदार योगदानों के बावजूद मेरे साथ क्या हुआ, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा, जितिन प्रसाद ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जो नामांकन प्रक्रिया के समापन का प्रतीक है। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। कांग्रेस ने जारी कर दी लोकसभा चुनाव के लिए 8वीं लिस्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। खबर सामने आई है, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। बुधवार यानी 17 मार्च 2024 की रात आई इस लिस्ट में कुल 14 नाम है। ये उम्मीदवार कुल 4 राज्यों से है, जिनमें झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मध्य प्रदेश की सीट से यादवेंद्र सिंह को मौका दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस ने विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। मार्च में मई जैसी गर्मी, देश के कई राज्यों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, हीट वेव का अलर्ट जारी। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में मार्च महीने में ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मार्च में पड़ रही इतनी गर्मी को देखते हुए जून
तक देश के कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के हालिया अपडेट में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में कुछ राज्यों में तापमान औसत से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमरावती से चुनाव लड़ेंगी नवनीत राणा, भाजपा ने जारी की 7वीं लिस्ट। खबर सामने आई है, देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। बीजेपी ने 7वीं लिस्ट में महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में सिर्फ प्रत्याशियों के नाम है। पार्टी ने महाराष्ट्र की अमरावती से नवनीत राणा और कर्नाटक की चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को चुनावी मैदान में उतारा। टोल टैक्स पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले हम खत्म करने वाले हैं टोल। खबर सामने आई है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने की बजाय एक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी। एक जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, अब हम टोल खत्म कर रहे हैं और एक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी। आपके बैंक खाते से सीधे पैसा कट जाएगा और आप जितनी सड़क तय करेंगे उसी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। भारत से दुश्मनी कर बूंद बूंद पानी को तरसा मालदीव, मोइज्जू ने चीन से मंगवाया 1500 टन ड्रिंकिंग वाटर। आपको बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत से दुश्मनी उनके मुल्क के लिए इतनी भारी पड़ जाएगी। हालात ये हैं कि चारों ओर से पानी से घिरा होने के बावजूद मालदीव एक बूंद पेयजल को तरस रहा है। भारत से संबंध बिगाड़ चुके मोइज्जू को जब इस संकट से पार पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चीन के आगे गिड़गिड़ाकर वहां से 1500 टन ड्रिंकिंग वाटर अपने देश में मंगवाया है। अब देश के लोग सवाल उठा रहे हैं कि करीब 4000 किलोमीटर दूर से पानी मंगाने के बजाय उन्होंने परंपरागत मित्र रहे भारत से मदद क्यों नहीं मांगी, जिसकी मालदीव से दूरी केवल 300 किलोमीटर है। मेडिकल रिपोर्ट में फिट निकले मुख्तार अंसारी, 2 बार एक्सरे, शुगर के साथ हुए थे कई टेस्ट। आपको बता दें, बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 14 घंटे इलाज के बाद मुख्तार को वापस जेल भेज दिया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि मुख्तार अंसारी की सभी जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बता दें, कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को खतरा बताया था। मुख्तार अंसारी ने अदालत में खुद को स्लो पॉइजन देने की साजिश की आशंका जताई थी। मलेशिया में जयशंकर ने कही 2 टूक, चीन के साथ संबंध बहाल करने के लिए कभी नहीं कर सकते सीमा सुरक्षा से समझौता। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति केवल सैनिकों की पारंपरिक तैनाती के आधार पर हासिल की जा सकेगी और बीजिंग के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए यही पूर्ण शर्त होगी। जयशंकर ने मलेशिया की राजधानी में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान चीन के साथ भारत के संबंधों की मौजूदा स्थिति पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, भारतीयों के प्रति मेरा पहला कर्तव्य सीमा की सुरक्षा करना है और मैं इस संबंध में कभी समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हर देश अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन हर रिश्ते को किसी न किसी आधार पर स्थापित करना होता है। केरल के CM P विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ ED ने केस किया दर्ज। PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, बिना काम किए ही मिल रहे थे पैसे। खबर सामने आई है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन मुश्किल में फंस सकती हैं। वीणा विजयन और उनकी IT कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA के तहत मामला दर्ज किया है। ED से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यह मामला एक खनिज कंपनी द्वारा विजयन की फर्म को कथित अवैध भुगतान से जुड़ा है, जिसमें बिना काम किए ही पैसों का भुगतान किया गया। ED ने एक शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। ये मामला पहले भी सुर्खियों में रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार P विजयन और वीणा विजयन पर सवाल खड़े करती रही है। दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC को 39.39 लाख का टैक्स डिमांड नोटिस। एक जानकारी के मुताबिक दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड को कम GST चुकाने के लिए लगभग 39.39 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेजा गया है। बता दें, LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 अरब अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रामपुर सीट से सपा उम्मीदवार का ऐलान, आजम के गढ़ में दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम को टिकट। आपको बता दें, यूपी की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पर रामपुर पर सपा प्रत्याशी फाइनल हो गया है। सूत्रों की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर सीट पर मौलाना महिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया है। माना जा रहा है आज दोपहर तक सपा प्रमुख की मौजूदगी में मौलाना नदवी नामांकन करेंगे। वहीं मुरादाबाद से ST हसन ही लड़ेंगे। हालांकि इस बारे में
में अभी पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पत्नी को सेकेंड हैंड कहना पड़ा भारी, अब पति को देना होगा 3 करोड़ रुपए का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट से याचिका खारिज। आपको बता दें, अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा उस महिला के आत्मसम्मान को प्रभावित करती है जिसे हनीमून पर सेकेंड हैंड कहा गया और उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही हाई कोर्ट ने उस आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें अलग रह रही पत्नी को 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। पत्नी का मामला यह था कि नेपाल में हनीमून के दौरान पति ने उसे सेकेंड हैंड कहकर प्रताड़ित किया क्योंकि उसकी पिछली सगाई टूट चुकी थी। बाद में अमेरिका में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके साथ शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राजनीति में लौटे बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना में हुए शामिल। एक जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस के लोकसभा सदस्य रहे गोविंदा बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिंदे ने 60 वर्षीय अभिनेता का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि वह समाज के सभी वर्गों में लोकप्रिय हस्ती हैं। इस मौके पर गोविंदा ने कहा कि 2004 से 2009 के बीच राजनीति में उनके पहले कार्यकाल के बाद उन्हें कभी नहीं लगा था कि वह इस क्षेत्र में वापसी करेंगे।